हेलो एवरीवन, नमस्कार। लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम साइकोलॉजी मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज़ 5 करने जा रहे हैं और ये जो पेपर है वो हमने प्री टेट सीटेट और विभिन्न राजस्थान की जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे पर आधारित क्वेश्चंस लिए हैं और इसमें बहुत से क्वेश्चंस अप्लाइड भी हैं जो आपको अनेक एग्ज़ाम्स में हूबहू देखने को मिलते हैं। चलिए उन क्वेश्चंस को आज हम देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो प्रतिभावान विद्यार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, और वह बहुत ही तनक मिजाज होता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो इसका जो क्वेश्चंस का आपको आंसर बताना है, तो यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वह ऊब जाता है। ये क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उसको चीज़ें उसके अनुसार नहीं मिलती हैं या फिर वो कमतर महसूस करता है तो वो खुद को प्रेरित नहीं कर पाता और ऊब जाता है वो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो एक शिक्षिका जो है एक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, क्योंकि जब किसी कंटेंट को पढ़ाया जाता है और बच्चों के जीवन से संबंध करके रिलेटेड करके पढ़ाया जाता है तो बच्चे उनमें रुचि दिखाते हैं और उससे आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके पढ़ाने से जो अधिगम है वो ज़्यादा बेटर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो हैं वो सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो बच्चे जानकारी के जो निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होते वो उसके सक्रिय प्राप्त करता होते हैं, इसलिए आपका ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। और बच्चे समाज से समस्या समाधान करता है, बिल्कुल बच्चे जो है समस्या का समाधान करने करता है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय निवेशक हैं, ये भी सही आता है। जिनमें भी ABCD हो और वही इसका जो ऑप्शंस में मिल जाए वही इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा BCD। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 1। प्रिय दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेके आएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? कंसेप्ट डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि है जो सबसे प्रभावी रहेगी? यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। यदि बच्चे को कह दिया जाए कि ये करो और उसके गलत विचार को भी सही विचारों में कन्वर्ट कर दें, ये तो गलत बात हुई, ये सही बात नहीं है, अतः ये तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, सबसे अच्छी है, ये आपको बताना है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करके प्रोत्साहन करना, ये कहीं तक सही हो सकता है, क्योंकि अनेक उदाहरण देकर उनकी जो तर्क शक्ति है उसका उपयोग करके उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है, अतः आंसर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 है। जब तक विद्यार्थी वांछित संप्रदाय परिवर्तन हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। दंड का उपयोग करना तो बिल्कुल ही गलत है। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संबंधित करके ही पढ़ाया जा सकता है। पुरानी चीज़ें जो बच्चे को आती हैं उनसे रिलेटेड करके आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ये तो इसके जो है गलत हो जाएंगे और आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होते हैं और जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनके संवेग जो हैं आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, वे खुद को इम्पोर्टेंट फील करते हैं, तो वहाँ और उनकी संवेगात्मकों की आवश्यकताओं की भी अगर पूर्ति हो रही हो तो वहाँ पर वो सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी
इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? एक बच्चा है खिड़की के सामने से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इसके बच्चे के विचार में क्या जो है पता चलता है? तो बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं, बिल्कुल उसकी जो स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं, तभी तो उसने बोला कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, पक्षी का जो कंसेप्ट है वो विकसित हो चुका है, ये भी सही है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ये भी सही आता है। ABC जिसमें तीनों ही हों और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपकी स्क्रीन पर है। कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा साध करने के लिए प्रोत्साहन कर दे। अगर इंटरनल मोटिवेशन बच्चों को मिल जाए, ऐसा क्या कहे शिक्षिका, कोई शिक्षिका पढ़ा रही है तो बताइए आप, उसको आपको आंसर देना है। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो इसने उसे एकदम ठीक कर दिया है, क्या ये कहना उचित रहेगा? और या फिर काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, क्या ये कहना उचित रहेगा? बिल्कुल नहीं। और अगर इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी को आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति भारी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। और या फिर चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आपको क्या हो जाएगा बताइए? ये कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन कर सके, मतलब समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। तो उसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, क्योंकि इस टॉफ़ी उन्हें एक पुनर्बलन मिल जाएगा और उन्हें अब वो टॉफ़ी दिखेगी, इसलिए वो जल्दी जल्दी काम अपना पूरा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? कोई शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित जो है कर सकती है? प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे ट्रॉफी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद कर देकर ही उसकी जो है आंतरिक प्रेरणा को बल मिल सकता है। इसलिए 8 में 2 क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रट के याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपयोगों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, या फिर सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो प्रतिभाशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? जो इफेक्टिव स्कूल्स की जो रीति रिवाज हैं उसका जो कौन सा उदाहरण हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर बताना है। शारीरिक दंड, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, या प्रतियोगात्मक कक्षा, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो शारीरिक दंड तो हो नहीं सकता और नहीं हो सकता, और व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम बिल्कुल हो जाएगा आंसर। इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। चलिए प्रतियोगात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जा रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और आपको इसी तरह जो अपनी साइकोलॉजी है उसको इम्प्रूव करते रहें। चलिए, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए, विकास का जो सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत स्वयं कहता है, ये सिद्धांत स्वयं कह रहा है, क्या कह रहा है कि सिर पदाभिमुख दिशा यानी सिर से पैर की ओर। कहाँ से? सिर से पैर की ओर। कहाँ से? सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो सिर से पैर की ओर, जिसमें भी सिर से पैर की ओर वही आंसर हो जाएगा 11 में। तो भिन्नों से आकृतिक कार्यों की ओर नहीं, सिर से पैर की ओर बिल्कुल, ग्रामीण से शहरी और क्षेत्र नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है वो कौन सा होता है आपको बताना है। मध्य बचपन की अवस्था, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, या जन्म पूर्व का समय। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर बताना है आपको, तो जो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है वो होता है मध्य बचपन का समय। वयस्क अवस्था नहीं होता, प्रारंभिक बचपन का समय भी नहीं, और जन्म पूर्व का समय तो आप समझते ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य बचपन का समय।
तो क्वेश्चन नंबर 13, 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे। देखिए, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसके प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता और पर्यावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? जो गौण वाहक हैं समाजीकरण के वो कौन कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। बताइए इसमें जो समाजीकरण के गौण वाहक हैं वो हैं विद्यालय और पास पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो सामाजिकता का सिद्धांत दिया था उसके अनुसार आपको बताना है कि पहला ऑप्शन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूप, स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया निगमन या संतुलन। क्वेश्चन नंबर 15 हमें आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक अन्योन्य, क्योंकि उन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलर वर्ग के नैतिक तर्क की सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये बातें जो कोहलर वर्ग के नैतिक तर्क के कौन से सोपानों के अंतर्गत आएंगी आपको ये बताना है। सामाजिक संकुचन अनुकूलन के लिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन के लिए, कानून और व्यवस्था अनुकूलन के लिए, या फिर दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित है और आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संकुचन। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा सामाजिक संकुचन अनुकूलन, क्योंकि जो समाज में देखा जाता है वो जो समाज के जो नीति नियम है वो आपको बता रहे हैं कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये एक सामाजिक संकुचन जो अनुकूलन है उसको प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 16। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह से जो अपनी साइकोलॉजी का जो पेपर है वो देते रहें। आप हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थीं, उनके अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पन्हेबलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की शक्ति खोजबीन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17